नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश जल रहा है, रो रहा है। बांग्लादेश में धमाके हो रहे हैं, हत्याएं हो रही। सवाल है सत्ता, साजिश और खून की राजनीति का। हादी की हत्या के बाद उसके भाई का बहुत बड़ा बयान सामने आया। सीधा आरोप है कि हत्या यूनुस ने कराई है। मैं दोहराता हूं, यह आरोप है, दावा है और बेहद गंभीर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे को ऐसे ही नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू एट्रोसिटी को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक, फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर एक मुल्क बांग्लादेश की स्थिति के लिए चिंता जाहिर कर रहा है, खासकर हिंदू एट्रोसिटी के लिए। और अब उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की, ये एक सोची समझी साजिश थी। और इंडिया डेली ने 3 दिन पहले यूनुस की कथित खूनी चाल को लेकर चेतावनी दी थी, और आज वही बात हादी के भाई के बयान से मैच हुई। हमने इंडिया डेली में इंडिया बोल रहा है मैं आपको सबसे पहले बताया था कि यूनुस ने कैसे इस प्लानिंग को करने की कोशिश की, जिसे यूनुस अपनी ताकत से, अपनी रसूख से दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा है, डर है, सत्ता के खिलाफ गुस्सा है। और इस बीच सुपर पावर देश बांग्लादेश को खुली चेतावनी दे रहे हैं। साफ कहा जा रहा है हिंसा बंद करो, लोकतंत्र बहाल करो। लेकिन यूनुस गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा बताएंगे आपको। इंडिया डेली की खबर पर कैसे लगी मोहर, जो हमने आपको इंडिया बोल रहा है में बताई थी। आज बांग्लादेश जल रहा है, पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। बांग्लादेश में हत्याएं हो रही है, बांग्लादेश में धमाके हो रहे हैं। और एक साल में बांग्लादेश की हालत बद से बदतर हो गई है, खासकर जब से वो पाकिस्तान के साथ हुआ है। और इस तमाम घटनाक्रमों के बीच में एक नाम जो बार बार उभर कर सामने आता है, वो है मोहम्मद यूनुस का। बांग्लादेश में एक मर्डर और आरोप सीधा यूनुस पर। एक सरकार जो सवालों से भागती नजर आ रही है। यूनुस भाग रहा है हर उस सवाल से जो बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी है। यूनुस साजिश कर रहा है, यूनुस प्रोपेगेंडा कर रहा है, यूनुस भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। हादी की हत्या के बाद उसके भाई ने जो कहा सिर्फ एक बयान नहीं है, वो खुली चुनौती है बांग्लादेश की सत्ता के लिए, कि बांग्लादेश की सत्ता में तानाशाही का आगमन हो चुका है। हादी के भाई ने साफ साफ कहा यह कोई आम हत्या नहीं है, इस साजिश के तार सीधे यूनुस तक जाते हैं। आपको यकीन ना हो तो हादी के भाई का यह बयान सुनिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। उस्मान हादी का भाई साफ कह रहा है फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले थे। यूनुस चुनाव से डर गया था, इसलिए चुनाव टालने के लिए उसने हादी की हत्या करवा दी। क्या यूनुस सरकार आलोचकों को रास्ते से हटाने की साजिश कर रही है, राजनीति कर रही है? हादी के भाई का आरोप क्लियर है। हादी के भाई शरीफ उमर ने कट्टरपंथी यूनुस की पूरी पोल खोलकर रख दी है। शरीफ उमर ने कहा कि यूनुस सरकार ने उस्मान हादी की हत्या करवाई है। चुनाव रोकने के लिए हादी का मर्डर किया गया। फरवरी में चुनाव लड़ना चाहता था हादी और हादी पॉपुलर हो गया था। चुनाव में हार के डर से हादी की हत्या करवाई गई। ये शरीफ उमर का आज का बयान है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके इस फेवरेट शो में मैंने 2 दिन पहले मुनीर की इस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा किया था। 2-3 दिन पहले इंडिया डेली के इंडिया बोल रहा है आपके फेवरेट शो में हमने यूनुस की इस खूनी चाल के बारे में बताया था। और आज उसी खूनी चाल की गवाही हादी के भाई ने दी है। यानी इंडिया डेली में इंडिया बोल रहा है की खबर पर यूनुस के भाई ने मुहर लगाई। कट्टरपंथी यूनुस की खूनी स्क्रिप्ट से पर्दा उठ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया डेली की खबर पर हादी के भाई ने मुहर लगाई। हादी के भाई ने कहा कि हत्या की साजिश यूनुस की साजिश है। कंफर्म इंडिया बोल रहा है मैं शो में हमने 3 दिन पहले यह खबर आपको दिखाई थी और हमने डिटेल से बताया था कि कैसे इलेक्शन के दरमियान यह प्लानिंग की जा रही, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। यकीन ना हो तो मैं आपको इंडिया बोल रहा है का वो हिस्सा सुनवाता हूं, सुनिए।
और यूनुस किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यही दंगाइयों का बॉस है। खुद हादी को गोली मरवाई, खुद इस कार्रवाई पर चुप रहा, इसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा भड़काई, एक्शन नहीं लिया, मीडिया संस्थानों पर हमले किए गए, जिहादियों को फ्री हैंड दिया गया और जिहादी के जनाजे में यूनुस पहुंचा। है सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन दोगे, सबसे पहले कुर्सी यूनुस की जाएगी। यानी कट्टरपंथी यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश धधक रहा है और वहां की मीडिया ही अब यूनुस को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो देखा आपने, मैंने आपके फेवरेट शो इंडिया बोल रहा है में 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि यूनुस से साजिश रची है और आज इस बात पर उस्मान हादी के भाई ने मुहर लगाई। हम आपके भरोसे के ऊपर खरे उतरे और हमने आपको बांग्लादेश से ओरिजिनल खबर निकालकर, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रहा है। बांग्लादेश का ये डर्टी गेम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। अब तो सुपर पावर देश भी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि इंडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। दुनिया देख रही है, नोट कर रही है और हिसाब भी होगा। कोई ऐसे ही भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाकर बचकर नहीं निकल सकता है। पूरी दुनिया यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उभरती हुई भारत की एक नई ताकत है। मुल्ला मुनीर के इशारे पर कट्टरपंथी यूनुस ने कानून व्यवस्था को कुचल कर रख दिया है। वो इलेक्शन नहीं कराना चाहता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहाना चाहता है, इस्लामिक कट्टरपंथ चाहता है, डर की राजनीति के सहारे सत्ता की कुर्सी पर बैठा रहना चाहता है, सत्ता बचाने के लिए लाशों के ढेर पर खड़ा होना चाहता है और उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मुल्ला मुनीर ने यूनुस को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया और अब वर्ल्ड पावर ने यूनुस को हड़काया है। अमेरिका बांग्लादेश में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव हो, यह चाहता है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाया जाना चाहिए, यह अमेरिका ने साफ कर दिया। निष्पक्ष चुनाव के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी, एक क्लियर मैसेज है। रूस ने क्या कहा है? भारत से जल्द रिश्ते ठीक करे बांग्लादेश। भारत की वजह से ही बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन पाया। भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का भला नहीं होगा, क्लियर मैसेज है। चीन ने क्या कहा? चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा चिंताजनक है, हम सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। यूनुस सरकार राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखे। कनाडा ने क्या कहा? बांग्लादेश में नफरत और कट्टरपंथ ताकतें बेकाबू हो गई हैं। यह क्रूरता की एक अलग स्तरता की भयावहता को दर्शाता है। दुनिया भर के देश बांग्लादेश को आईना दिखा रहे हैं और यूनुस के लिए मैसेज क्लियर है, कुर्सी छोड़ो और चुनाव कराओ। डर किस बात का है? जांच से क्यों भाग रहा है यूनुस? आरोप लगाने वालों को चुप कराने की कोशिश क्यों की जा रही है? सड़क पर हिंसा है, घरों में खौफ है, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा और इसी सन्नाटे के बीच एक बड़ा संकेत भी मिल रहा है, शेख हसीना की वापसी की आड़। संकेत 1, एनसीपी चीफ और शेख हसीना के कट्टर विरोधी नाहिद इस्लाम का बयान। आवामी लीग को चुनाव लड़ने की परमिशन दिए जाए, नाहिद इस्लाम ने कहा है। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी। संकेत 2, शेख हसीना के करीबी रहे जुबैर रहमान बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने। इसका असर कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी देखने को मिला। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज ने सरकारी वकील को फटकार लगाई। यूनुस सरकार के वकील शेख हसीना को तुरंत सजा सुनाने पर अड़े हुए थे। जज ने ताजुल से कहा कि आपके अनुसार कोर्ट के फैसले नहीं दिए जाएंगे। शेख हसीना के वकीलों को भी सबूत और दलील रखने का मौका दिया जाएगा। नंबर 3 संकेत, सुपर पावर देशों का दबाव बढ़ रहा है। यूनुस सरकार पर शांति से चुनाव कराने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश बयान जारी कर रहे हैं। भारत भी समावेशी चुनाव कराने की मांग कर रहा है। शांति से चुनाव तभी संभव है जब ये कट्टरपंथी यूनुस वहां की कुर्सी को छोड़ेगा और वहां पर आवामी लीग की भागीदारी होगी। संकेत 4, शेख हसीना के साथ पहले चुनाव लड़ चुकी 14 पार्टियों ने मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है और इन दलों की कोशिश है कि अब ग्राउंड पर माहौल तैयार किया जाए। इन 14 दलों के नेता सभी 300 सीटों पर एक्टिव हो गए। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की जरूरत होती है। तो क्या बांग्लादेश की जनता एक बार फिर से उस चेहरे की ओर देख रही जिसे हटाकर यूनुस मॉडल लाया गया था? अगर हां, तो ये यूनुस सरकार पर सबसे बड़ा जनमत संग्रह नहीं है तो क्या है? सवाल ये नहीं कि शेख हसीना आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि यूनुस कुर्सी कब छोड़ेगा, यूनुस का कट्टरपंथी एजेंडा कब तक चलेगा, पाकिस्तान के साथ मिलीभगत होकर हिंदुओं की हत्या कब तक की जाएगी।
जिस देश में भाई को अपने मरे हुए भाई के लिए कैमरे के सामने इंसाफ मांगना पड़े और अपनी सरकार को दोषी ठहराना पड़े, जिस देश को अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियां मिल रही हैं, वहां सत्ता को नैतिक अधिकार सत्ता में बने रहने का किसने दिया है? मोहम्मद यूनुस को फौरन इस्तीफा देकर चुनाव कराना चाहिए। फरवरी तो दूर की बात है और भारत समेत तमाम ताकतवर देशों को इस पर दबाव बनाना चाहिए। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेहमानों का पैनल आपके सामने रखते हैं। ये क्या बांग्लादेश अपने रास्ते से भटक गया और उसको सबक सिखाने के लिए भारत को भी एक्शन लेना चाहिए? मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों की जानकार। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर सिद्धार्थ देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। दिनेश नैन साहब, हमने 2 दिन पहले ये खबर बताई थी और ये कहा था कि यूनुस ने बांग्लादेश को डिरेल किया, हादी को मरवाया, भारत के खिलाफ हिंसा भड़काई और अपना एजेंडा साबित कर लिया और फरवरी में चुनाव टालने की जो साजिश थी उसको भी पूरा कर लिया। और आज नैन सर, आप ये यकीन नहीं मानेंगे, उस्मान हादी के भाई ने इस खबर को बांग्लादेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया। ये आदमी तो बड़ा खतरनाक निकला जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इससे तो बांग्लादेश के हर एक सिस्टम को तबाह कर दिया, इसे पाकिस्तान के रास्ते पर डाल दिया और अब ये कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। विवेक, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है। देखिए, जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, हम काफी दिनों से बहस कर रहे हैं इस टॉपिक पर। आपने बार बार हमने एक ही चीज पूछी है, क्या अवामी लीग और जो बाकी 14 संगठन थे वो, या बीएनपी भी लगा लो, क्या उनका बेस इतना कमजोर है इस बांग्लादेश में कि चंद जिहादी जो जमाते इस्लामी के हैं या छात्र शिविर के हैं, या ये कह लीजिएगा 2-4 नाम और लगा लीजिएगा, बांग्लादेश के नाम पे जो जिहादी नाम रखे हुए हैं, क्या बांग्लादेश के ऊपर हावी हो जाएंगे? हो सकते हैं। देखिए, एक साजिश रची गई। ये साजिश रची गई थी, अगर आपको याद हो, इजिप्ट के अंदर जब एक कायरो के अंदर मीटिंग हुई थी इस्लामिक देशों की, वहां पहली बार शहबाज शरीफ से यूनुस मिला। फिर इनके आपस में विदेश मंत्रियों की बातचीत करने शुरू की और फिर ये लोग आपस में मिलना जुलना शुरू हुए, इनके जर्नल इधर उधर आने शुरू हुए। और अब जो बात निकल के आ रही है वो ये है, ये सारा कुछ जो डीप स्टेट ने जो यूनुस को यहां बैठाया था लाकर के ढाका के अंदर, और जिस प्रकार से उसी अमेरिका के डीप स्टेट ने जिस प्रकार से आसिम मुनीर की सरकार, या ये कह लीजिए शहबाज शरीफ की सरकार कभी रही नहीं, लेकिन आसिम मुनीर के माध्यम से या सेना के माध्यम से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से जो एक शतरंज बिठाने की कोशिश की थी ढाका में, अब वो बेनकाब हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज ना सिर्फ उस्मान हादी के भाई ने ये डिक्लेरेशन की है, बल्कि कई पत्रकार बांग्लादेश के विवेक सामने आए हैं। शोएब चौधरी बहुत बड़ा पत्रकार है, खुलेआम आके बताया है, क्या बताया है कि अताउर रहमान विक्रमपुरी पाकिस्तान का, उसको आईएसआई ने, या ये कह लीजिए आसिम मुनीर ने आईएसआई के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोगों का एक संगठन बना करके उनको भर्ती किया। ढाका के अंदर ये जो जितना भी उत्पात मचा है, छात्रों से हुआ, शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ, 2 साल पहले से ढाका के अंदर ढाका सेल बनाया गया। जो बंदे भर्ती होकर के आए उनका नाम रखा गया था मुजाहिर रेजिमेंट। इस मुजाहिर रेजिमेंट में, जिसके अंदर की अताउर रहमान विक्रमपुरी जैसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लोग थे, इन लोगों ने जमाते इस्लामी के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध पैसा 20 करोड़ टका हर हफ्ते, मैं रिपीट करूंगा, 20 करोड़ टका हर हफ्ते इस ढाका के अंदर खर्च करना शुरू किया। कौन दे रहा है पैसा? पाकिस्तान के पास पैसा कहां है सर?
और अब नहीं, क्या हुआ पाकिस्तान है, वाया तो नहीं है किसी वेस्ट की कंट्री से पैसा आ रहा हो? डेफिनेटली अमेरिका से आया है। ये तो भूखमरे लोग हैं। और अब क्या हुआ है, जब ये पर्दाफाश होने लगा, हाँ। मैं आपको एक न्यूज देना चाहूंगा विक्रम, ब्रेकिंग न्यूज मान लीजिए इस बात को। जी। आज रात को पूरी बांग्लादेश की पुलिस इन जिहादियों पे टूटेगी। सेना स्टैंड बाई पर है। अच्छा। इसीलिए जो आपने बॉम्ब धमाका बोला ना हुआ है, हाँ। ये हरकतें इन जिहादियों की शुरू हुई हैं। अब पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है पूरी तरीके से, लिहाजा अब चीन को और अमेरिका को आवाजें उठानी पड़ रही हैं। चीन, अमेरिका, कनाडा, ओबामा बिन- ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर तरफ से आवाज उठ रही है सर। हर तरफ से आपको आवाज मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, जी। आपका जो बीएनपी का जो अध्यक्ष है, खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान, वो कल आने की बात कर रहा था, पर मेरा मानना नहीं आएगा। क्यों? उसका नाम भी इस आईएसआई की लिस्ट में आ गया है। तो अभी ढाका के अंदर या बांग्लादेश में मेरा मानना यह है, अगर आपने जो कहा कि भाई इस तरह के कैंप चल रहे हैं या इस तरह का ट्रेनिंग जारी है, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देते ना फिर। भाई इनका जो रंगपुर है, इनका जो कॉक्स बाजार वाला रखाइन के ऊपर वाला एरिया है, वो अगर इतना ही कूद रहा है ये यूनुस पिछले 18 महीने से, तो इंतजार किस बात का है? सौरभ दुबे जी, किस बात का इंतजार है? बांग्लादेश को पनिश यूनुस के कारण नहीं करोगे ना आप। भारत का जो देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत जिम्मेदार है। नहीं, जिम्मेदार देश है, इसका मतलब थोड़ी हम अपने पड़ोस में ये सुनते रहे कि हम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, असम ले लेंगे, बिहार भी ले लेंगे। हम ये सुनने के लिए पड़ोस में थोड़ी बैठे हुए हैं। नहीं विवेक, मैं बताऊं, आपकी ईस्टर्न कमांड त्रिपुरा से लेके असम से लेके करीमगंज तक जी पूरी तैनात बैठी है। कोई चुप नहीं बैठा है, हर चीज में एक्शन है। आपकी एयरफोर्स की, आपकी जो माउंटेन डिवीजन है, उसकी पूरी एक्सरसाइज, तैयारी पूरी है। मैं सेना की तैयारी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सा पूछ रहा हूं, हम और कब तक इंतजार करेंगे? आप कह रहे हैं ठीक है, हम लोकतांत्रिक देश, हम सब्र दिखाते हैं। हमारे सब्र का तो गलत फायदा उठाया जाता है सर। हम कब तक सब्र करें? बांग्लादेशियों के लिए हमने फेंसिंग नहीं की, बांग्लादेशी घुसते रहे, हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। और आज बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर जो वो थे, तो पहले भारत का हिस्सा ना, उनका डीएनए हमारे डीएनए से अलग थोड़ी है। तो मैं कह रहा हूं, अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं करते तो हिंदुओं को बुला लीजिए आप। हमारे पास सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कानून है, सीधी सी बात है। मैं सौरभ दुबे जी से लौट रहा हूं सर, आपके पास। देखिए सौरभ दुबे जी, विवेक भाई, आपने अपने वक्तव्य में नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया था, और मैं जहां तक जब नोबेल पुरस्कार की जब चर्चा होने लगे और बात आ जाती है, तो मुझे लगता है उसकी विश्वसनीयता पे पूर्ण रूप से अब जो है वो शंका जाहिर करनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की विश्वसनीयता अब वो नहीं रही कि कोई व्यक्ति महान है और शांति के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा काम किया हो, वही नोबेल का हकदार है। जिस प्रकार से हम उदाहरण बांग्लादेश में यूनुस जी का देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग दावेदारी भी कर रहे थे जो तमाम युद्धों में शामिल भी थे और युद्ध रुकवा के प्रयास, तो ये तो नोबेल का हाल है। दूसरी बात आपने कही फंडिंग की कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए पैसा है कि भारत के अंदर या भारत के बाहर हिंदुओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, ऐसी कोई भी साजिश जिसमें भारत का नुकसान होता हो, वहां पर फंडिंग की जाए। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास वो अपना पैसा नहीं होता। जिस प्रकार से हमने बड़ी फंडिंग देखी अमेरिका से, अमेरिका लगातार जो फंडिंग करवाता है उसको, और उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ जो है वो सारी ताकतों में, मैं वही कह रहा हूं। मैं अभी लेटेस्ट, अभी हमें को पता ही है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय किस प्रकार से फंडिंग हुई, और उसका इस्तेमाल जो है जिस प्रकार से हो रहा है। कमाल का दोगलापन देखिए कि वही पैसा वो रीराउट होता है, बिल्कुल बांग्लादेश में रीराउट हो रहा है, जिहादी कैंप्स में रीराउट होता है, जैश को रीराउट हो रहा है, मसूद अजहर को रीराउट हो रहा है, लश्कर को रीराउट हो रहा है, और आईएमएफ लोन दे रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी साजिश, चाहे वो देश के अंदर करनी हो, आतंकवादी गतिविधियां फैलानी हो, या देश के बाहर किसी भी देश में फैलानी हो, तो हम 1.5 साल से चुप क्यों हैं? हाँ, हमने क्या किया? प्रश्न ये है, जो प्रश्न आपने कहा, कर्नल दिनेश साहब से भी पूछा, ये तो अब हमारे सब्र का इम्तिहान जो है वो अब तो टूट रहा है। देखिए, इतना सब्र भी नहीं रखना चाहिए कि हमको लोग कायर मानने लगे। उस समय जब हमारे हिंदू भाई को जिस प्रकार से बड़ी ही बेशर्मी बेरहमी के साथ लटकाया गया, मारा गया और जलाया गया,
ये मानवता के लिए जो है वो शर्मसार कर देने वाला दिन था। ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना हुई, लगातार बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, पलायन भी कर रहे हैं, और वहां पर अंतरराष्ट्रीय समाज में अपनी छवि अच्छी दिखाने के लिए म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को बुला करके अपनी तस्वीर अच्छी साफ सुथरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए बांग्लादेश उनको बसा रहा है। अब वो अलग बात है कि उनको पढ़ाने के लिए उनके पास स्कूल नहीं है, रोजगार देने के लिए बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, लेकिन म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को वो बढ़ा रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, पलायन कर रहा है। इस कदम के लिए जो भारत की सरकार है, मैं तो आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी कलकत्ता में अपनी बात में वक्तव्य में कह दिया कि सरकार को इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, आज हम ये नहीं कह रहे कि आज जिस तरह से हम निंदा कर रहे हैं, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। दत्ता सर और सिद्धार्थ दवे सर काफी देर से वेट कर रहे हैं। दत्ता सर, जिस तरह से पूरे देश में निंदा का दौर चल रहा है कि हम बांग्लादेश में हिंसा को निंदा करते हैं, दवे सर, मुझे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है वो याद आती है। उन्होंने क्या बेहतरीन लाइनें लिखी कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तो हमारे शर से आग कब धधकेगी दत्ता सर? उसके बाद में दवे सर आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है विवेक, और मैं समझता हूं कि आप सबर का कब तक पढ़ते रहे सर? वही मैं कह रहा हूं कि आप सबर का जो बांध है वो टूट चुका है। केवल निंदा करके फायदा नहीं है, और निंदा करके कब तक निंदा करते रहेंगे। आसाम पूर्वोत्तर में मेरी जन्म हुई है। पूर्वोत्तर भारत को मुझसे बेटर कोई जान नहीं सकता है। बचपन सारा मेरा पूर्वोत्तर पे गुजरा है। हाल फिलहाल मैं त्रिपुरा से होके आया हूं, और वहां जो आपका 0 पॉइंट है अखौरा बॉर्डर अगरतला पे और कस्बा एरिया पे, वहां से होके आया हूं, जो लाइन ऑफ एकदम जो जहां पे फेंसिंग है, जहां पे 0 पॉइंट है। शांतिपूर्वक माहौल था, फिर भी मैंने देखा था वहां पे उल्टे हाथ पे लोगों की प्रदर्शन भारत के विरोध में, और गंदे गंदे नारे लगाना। ये मैं 20-25 दिन पहले की बात बता रहा हूं। जब उस समय जब माहौल इतना बिगड़ा नहीं था, तभी ऐसा माहौल था। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। आज ही सूचना मिली है कि चट्टोग्राम में 2 हिंदू गांवों को कल रात को आग के हवाले वो कर दिया गया, और पूरा आग से जला दिया गया है। कब तक मुख्य दर्शक होके बैठे रहेंगे हम लोग? जब 1901 पे पहले जब सेंसस हुई थी, पूर्वी बंगाल की हिंदू पॉपुलेशन 45% था। उसके बाद आप 1947 में जब बंटवारा हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान पैदा हुआ, 34% था हिंदू पॉपुलेशन। 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हुई है, 22% हिंदू पॉपुलेशन। आज वो हिंदू पॉपुलेशन 6% के आसपास है। कहाँ गया है ये बाकी हिंदू? या तो पलायन किए हैं, या तो उनको मार दिया गया, या फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। कब तक इतना शालीनता दिखाएंगे, और कब तक इतने शांति से रहेंगे? लगातार वहां से बयान आ रहा है, फ्लैग्स दिखाए जा रहा है, नया फ्लैग दिखाया जा रहा है, नया मैप दिखाया जा रहा है, जहां पे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश, इस्लामिक बांग्लादेश का हिस्सा बताया जा रहा है, और अराकान जो म्यांमार का है उसको भी शामिल किया जा रहा है। हर समय ये हो रहा है। यूनुस खुद अंतरराष्ट्रीय पटल पे जितने सारे पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी बांग्लादेश में। जी दत्ता सर, मैं उन लोगों को कहना चाहते हैं जो मैप, डिस्टॉर्टेड मैप पब्लिश कर रहे हैं, हमारे भी नॉर्थ ईस्ट की मांग है कि उनके पास सी बीच होना चाहिए। भाई उनके पास इतने अच्छे खूबसूरत पहाड़ हैं, उनको एक समुद्र का बीच भी दे दिया जाए। कॉक्स बाजार वाला हिस्सा जो डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। मैं कहता हूं जिसको चिकन नेक कहते हैं, उसमें रंगपुर को मिला दीजिए, कर दीजिए उसको 250 किलोमीटर का एक बार में। विवेक इसी पे मैं आ रहा हूं, मुझे 30 सेकेंड और दे दीजिएगा प्लीज। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विदेश से बड़े बड़े जितने सारे पदाधिकारी बांग्लादेश आते हैं, तो यूनुस एक किताब प्रेजेंट करते हैं जिसपे वाइडर बांग्लादेश या फिर ग्रेटर बांग्लादेश का तस्वीर दिखाया जाता है। जब वहां के मुखिया इस तरह के काम कर रहे हैं, तो नीचे लेवल पे आप सोच ही सकते हो कि किस तरह की हालात है। मैं कहता हूं, और मेरे गुजारिश है भारत सरकार से कि रंगपुर, श्रीहट्ट यानी कि सिलेट, और चट्टोग्राम यानी कि चिट्टागोंग, ये तीनों हिस्सा को वापस लिया जाए। नेहरू जी की ऐतिहासिक भूल के चलते ये तीनों हिस्से बांग्लादेश में, त्रिपुरा और मिजोरम के पास अपना सी बीच होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। त्रिपुरा और मिजोरम को अपना सी बीच मिलना चाहिए। चट्टोग्राम को
जो है वो इंडिया के मैप में होना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। और जो चिकन नेक की धमकी देते रहते हैं, इससे रंगपुर का इलाका भी अपने पास होना चाहिए। मैं सिद्धार्थ दवे सर क्या कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन जानना चाह रहा हूं, फिर मैं नयन सर और सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। दवे जी, नहीं तो ये जी नमस्कार। ऐसा ही होगा दवे सर, इजराइल वाला हिसाब किताब हो जाएगा, छोटा सा इतना सा मुल्क रह जाएगा बीच में, कट कट के तो बात बचा इतना सा। जी नमस्कार विवेक जी, एंड इट्स गुड टू बी बैक टू इंडिया डेली न्यूज़। वेलकम सर। बड़े समय के बाद आपसे मिलना हो रहा है। देखिए आज विवेक जी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर या फिर एक मॉब वायलेंस नहीं है, ये एक स्टेट इंजीनियर्ड और एक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो बात है, जो सबको पता है, कि मोहम्मद यूनुस किसके इशारे पे ये भारत विरोधी पूरा जो इकोसिस्टम है वो खड़ा कर रहा है। और शेख हसीना ने इसके बारे में एएनआई के इंटरव्यू में जो है वो बता दिया है। और नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट बांग्लादेश इज नाउ बीइंग रन बाय एन अनइलेक्टेड पपेट रेजिम व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय डीप स्टेट इंटरेस्ट। मैं दूसरा एक एंगल आपको बताना चाह रहा हूं विवेक जी, कि कहीं ना कहीं पे दो बातें समझनी आवश्यक है, कि भारत मिलिटरीली और जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत सक्षम है कि वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश किसी भी हैसियत से भारत की बराबरी कहीं पे भी वो नहीं कर सकता है, चाहे वो मिलिट्री माइट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कोई भी पैरामीटर आप ले लीजिए। तो इस केस में जो ये बांग्लादेश कर रहा है, विच इज ट्राइंग टू प्रोवोक, इंस्टिगेट, वो जैसे कि एक पैनलिस्ट बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि वो जो मैप बुक बताएंगे, मैप जिसमें बहुत ही गलत मैप बता रहे हैं, तो ये सारी की सारी उनकी एक टैक्टिक्स है जिससे वो चाह रहे हैं कि भारत प्रोवोक होके एक ऐसा कुछ एक एक्शन ले। भारत डेफिनेटली एक्शन ले रहा है, बट क्या वो काइनेटिक एक्शन होगा या कोई नॉन काइनेटिक एक्शन पे हम काम कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूं विवेक जी, ऑलरेडी एक इसमें जो एक नॉन काइनेटिक एक्शन पे भारत एक लंबे समय से, अब इस बात को तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया है, इस पे काम कर ही रहा है। और कहीं ना कहीं पे ये रिस्ट्रेन जो अभी दिखा रहा है भारत, और देखिए हमने जब जब बात अभी डिप्लोमेसी पे आ गई और हमारे डिप्लोमेट्स पे खतरा आ गया, तो वो तो एक बहुत चरम सीमा हो गई थी। और इसमें अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि समवेयर बांग्लादेश और जो उनकी फेल्ड सरकार है, यूनक मोहम्मद की जो सरकार है, वो ट्राई कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत बहुत गलत तरीके से प्रोवोक हो जाए। ये रिस्ट्रेन्ड जो दिखाया है, ये कहीं ना कहीं पे भारत की मैच्योरिटी को भी दिखाता है, क्योंकि भारत, सब पूरा विश्व जानता है कि, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये प्रूव भी कर दिया है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिटिकल विल पावर है, विल है, वो किस हद तक जा सकता है। और हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में ये भी बता दिया कि वी हैव ड्रॉन आवर न्यू रेड लाइंस। और मैं फिर से वो बात को बता रहा हूं कि कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी भारत का रिस्ट्रेन हो रहा है। तो ये रिस्ट्रेन जो है, ये मैच्योर्ड रिस्ट्रेन मैं इसे कहूंगा विवेक जी। और कहीं ना कहीं पे सर आपने मैच्योरिटी की बात की, आपको क्या लगता है इजराइल एक मैच्योर कंट्री नहीं है? इजराइल के बगल में जॉर्डन है, इजराइल के बगल में सीरिया है, इजराइल के बगल में कायरो है, इजराइल के बगल में इजिप्ट है, इराक है, साइप्रस है। यहाँ अगर किसी यहूदी की बीच सड़क पर, चौराहे पर जलाकर हत्या कर दी जाती तो क्या इजराइल चुप रहता? चलिए अगर फुल फ्लेज वॉर भी नहीं करता तो क्या मोसाद चुप रहता? क्या कोई लिमिटेड एक्शन नहीं लिया जाता? क्या उन लोगों को कम से कम उनके पीछे नहीं जाते जो इनके पीछे जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं वही आपसे बता रहा हूं विवेक जी कि कहीं ना कहीं पे हम इजराइल से कम ताकतवर हैं ऐसा भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे भारत और भारत की एजेंसीज, इंक्लूडिंग आरएडब्ल्यू, बाकी जितनी भी एजेंसीज है, वो कॉन्स्टेंटली इस पे वर्क कर रही होगी। और जिसको हम हमेशा कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में कि इट्स लाइक अ डक पैडलिंग, तो वो नीचे जो उसकी जो पैडलिंग होती है, ऊपर से तो वो बतख जो है बिल्कुल शांत दिखता है, किंतु नीचे जो कांस्टेंट जो पैडलिंग हो रहा होता है, उसके बारे में हो सकता है कि आम जनता को इसके बारे में पता ना हो। और दूसरी एक बात कि आज भारत जो है वो इंस्टेबिलिटी का एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी का एंकर है। और जहां कुछ ताकतें जो है जो केओस का लाभ उठाती हैं, वहीं भारत जो है वो बैलेंस, रिस्ट्रेन और लॉन्ग टर्म विजन दिखा रहा है। विवेक जी, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं। सिद्धार्थ जी, मैं आपकी बातों से कंप्लीटली अग्री तो नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ी जिन बातों को लेकर मैं चिंतित हूँ वो जरूर मैं अपने शो में अपने दर्शकों के सामने, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हिंदुओं को अफगानिस्तान से साफ कर दिया गया। आप इससे पहले
पाकिस्तान तो अभी 47 में लग हुआ, वहाँ से भी हिंदू साफ हो गए, बांग्लादेश से साफ हो गए। और इसके अलावा आप देखिए, थाईलैंड चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, इराक सीरिया चले जाइए। सीरिया को तो सूर्या देश माना जाता था, सूर्या का नाम ही सीरिया कैसे पड़ा, वो भी एक अभी बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, जिसके बारे में बहुत डिटेल सामने आई, जिसमें एक शिलालेख मिला, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिमटते 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 आज की तारीख में हम जो बचे हुए हैं, जिसमें हमसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में धमकी दी जाती है, चाइना उधर अरुणाचल के बारे में कहता है, बाकी पाकिस्तान जो है इधर हमारे कश्मीर के बारे में कहता है, तो हम कट कट के अब इस स्थिति में आ गए जहां पर अब मेच्योरिटी एक भ्रम जैसी स्थिति लगती है कि आखिर कितना मेच्योर हो जाए हम कि हम अपना इलाका खोते रहें। नहीं, इसीलिए विवेक जी, जो सीएए का जो एक्ट कानून आया है, तो वो यही बात है कि सीएए के तहत जो भी हिंदू, क्योंकि ये बात अब पार्लियामेंट में भी अमित शाह जी ने कही थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी कि भारत एकमात्र हिंदू बहुल हिंदू देश है। तो विश्व भर के जितने भी हिंदू, जहां कहीं पे भी उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, प्रताड़ना हो रही है, जिसमें अभी जो सीएए के तहत तो जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं बिगिन विथ, तो वहां से जो भी हिंदूज हैं या फिर इसके अलावा जो उनके क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो सब भारत के नागरिक बनने का उनका जो द्वार जो है वो खुल चुका है। तो कहीं ना कहीं पे इसकी शुरुआत जो है वो सीएए से हो चुकी है। और जो हमने लास्ट ईयर भी देखा कि किस तरह से इस्कॉन पे भी हमला हुआ, मंदिरों पे हमला ला रहे हैं, हुआ। लेकिन अपने ही देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो तमाम पॉलिटिकल लीग्स खड़ी हो जाती हैं। उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं कर्नल दिनेश टैन का इस पर जवाब चाहना चाहूंगा। आखिर मेच्योरिटी का मतलब क्या है? क्या जिंदगी भर बर्दाश्त करते रहना? नहीं विवेक, हम इसको थोड़ा और इसका परिप्रेक्ष्य में बदलना पड़ेगा सोच का। मेच्योरिटी का मतलब है कि हम जानते हैं कि हम ये काम 72 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन वो 72 घंटे पे अगर हम वो काम करते हैं तो हमारा जो पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो इमेज है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम से लेके हर चीज का एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ में आपके पीछे से लोग आपके खड़े होंगे। उनको खड़े करने के लिए आपको उनको एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी देना भी बहुत जरूरी होता है। तो दूसरे देशों को लगना चाहिए कि भारत इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमको सिक्योरिटी भी देके चलेगा। अब रही बात बांग्लादेश की, देखिए जैसे कि अभी लगता है कि बांग्लादेश भारत के पीछे खड़ा होगा तो हमारी ऑटोनोमस स्ट्रेटेजी को पावर मिलेगा, या फिर बांग्लादेश की इतनी बखत दुनिया के या फिर यूएन के या फिर यूरोपीय कंट्रीज लेंगे, इतना वैल्यू करेंगे उसका? मैं विवेक उसी पे आ रहा था। एक बार याद होगा आपको, तो 2-4 दिन पहले हम लोगों की एक डिबेट हुई थी, तब मैंने आपसे एक चीज खुल के बताई थी कि अमेरिका का क्या प्लान है जो बाइडेन के अंदर में। याद है शेख हसीना ने कहा था कि व्हाइट मैन ने मुझे बोला कि सेंट आइलैंड जो है, आइलैंड दे दो, सेंट मार्टिन आइलैंड जो दे दीजिएगा, और मैंने मना कर दिया। राइट? सो बेसिकली क्या था, ये जो डीप स्टेट है, इसको हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से इन्फ्लुएंस्ड है और ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और जो बाइडेन के टाइम पर ये चीज डिसाइड की गई थी, और इनकी जो प्लान थी वो ये थी कि इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइज भी चल रही थी बांग्लादेश की आर्मी के साथ में, कि जो कॉक्स बाजार का एरिया है उसके आसपास, चाहे वो रेहाने कॉरिडोर है, चाहे हमारा मणिपुर और त्रिपुरा का इलाका है कुछ, और कुछ बांग्लादेश का इलाका जहां क्रिश्चियन स्पीकिंग लोग हैं, अमेरिका एक चक्कर में था कि वहां एक क्रिश्चियन स्टेट बना दिया जाए, जो कि चीन को दबाने के लिए, क्योंकि चीन की प्रेजेंस बर्मा में या म्यांमार में बढ़ रही थी, उसके लिए हो, साथ साथ में इंडो पैसिफिक के लिए उसके पास एक बहुत तगड़ा स्ट्रेटेजिक बेस बने। यह था इसका इरादा, जिस इरादे से ये सब अनाप शनाप किया। और जब से हमने रशिया के साथ में, ये रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद में, और ये कह लीजिए टैरिफ वॉर वगैरह जो आपने तमाशा देखा है, उसके बाद में जो अपना डोनाल्ड ट्रंप है, उसने शायद जिस इलेक्शन के टाइम पर जब हिंदुओं के बारे में बात किया था बांग्लादेश के, उसने शायद आंख बंद कर ली और उस डीप स्टेट को थोड़ा काम करने दिया, जिसका मोहरा था यूनुस। और इस यूनुस के साथ में जब हमने पिक्चर की बात की थी, तो मैं पिक्चर का हमने एक स्क्रिप्ट तो पढ़ लिया क्या है, लेकिन इसके सीन क्या थे? इसके सीन ये थे कि ग्राउंड के ऊपर जमाते इस्लामी को मजबूत करके उसकी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि यहां पे कट्टरपंथी लोगों को आगे लाया जाए। 17 करोड़ की जनता के बीच में 2.5 लाख के करीब लोगों को तैयार किया गया, और यह हकीकत है।
और आप जानते हैं कि किसी शहर के अंदर अगर 2 आदमी पिस्तौल लेके निकल जाएं तो शरीफ आदमियों की बस्ती के अंदर 100 आदमी चुप खड़े हो जाते। तो ये गुंडागर्दी थी, लेकिन भारत इस बात को समझ रहा था और वेट एंड वॉच कर रहा था कि मैं किस टाइम पे इस पे एक्शन करूंगा। जी मेरा तो सिर्फ एक ही गुजारिश है अपनी सरकार से, अगर आप परमिट करे जाते जाते जी, मेरी जी। बात को, अगर पाकिस्तान के अंदर से आज नून लीग के किसी एक छोटे मोटे छिटपुटिए नेता क्यों ना हो, जिस उस्मान उसका भी नाम है शायद, अगर आपने बताया, जो कि उनकी यूथ विंग का कोई लीड, छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता होगा, जिसने कहा है कि हम मिसाइलें छोड़ देंगे और हम बांग्लादेश के साथ हैं। क्यों ना हमारे बच्चों के काबुली चाचा को भारत, अब टाइम आ गया है, ब्रह्मोस और आकाश दे दे, इस पाकिस्तान का पूरा इलाज हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान का इलाज कर लेंगे, फिर पाकिस्तान के प्रॉक्सीज का क्या करेंगे सर? सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट। सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि भाई बांग्लादेश के लिए हमने स्ट्रेटेजिकली बहुत धैर्य का परिचय दिया और ये कूटनीतिक ऐसा काम नहीं करे, मतलब इस तरह से एक्ट नहीं करता। कूटनीतिक मामले बहुत दूसरी तरीके से हल किए जाते हैं। मैं कहता हूं जिस चश्मे से हमने पाकिस्तान को देखा, उस चश्मे से हमने बांग्लादेश को कभी क्यों नहीं देखा? हमने बांग्लादेश को हमेशा स्ट्रेटेजिकली विन विन सिचुएशन के तौर पर देखा, क्योंकि बांग्लादेश हमारी बात मानता था। लेकिन हिंदू तो 71 में भी मारे गए, 74 में भी मारे गए, जो बात एसके दत्ता कह रहे थे। उसके बाद 84 में जो जनगणना हुई उसमें भी वही सब सेम बातें सामने आई। 71 में जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी, वहां कुल आबादी 8% से भी कम रह गई। 54 साल में तो यह दुर्दशा हुई है। हम बांग्लादेश को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते रहे, वहां हिंदुओं को मारा जाता रहा। विवेक, 17 करोड़ की जनता के अंदर जहां आवामी लीग है, जो बाकी पार्टियां 14, ट्रस्ट में बांग्लादेश की जनता जो है, मेजोरिटी जो जनता है, वो ये नहीं है जो आज आप देख रहे हैं सीन। और वो भारत के प्रति मैं इस बात से तो बिल्कुल 12 सहमत नहीं हूं। बिलियन डॉलर का बिजनेस भारत करता है उनके नहीं, साथ मैं इस में। बात से सहमत नहीं हूं सर। आप जो कह रहे हैं कि वहां के सारे लोग ऐसे नहीं है, मैं तो मानता हूं कि इसका जवाब बेहतर तरीके से एसके दत्ता दे सकते हैं आपको, जो बात आप कहना चाह रहे हैं। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं। उसके बाद दवे सर और सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। दत्ता सर देखिए विवेक, यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि शालीनता दिखाना, धैर्य दिखाना और शांति से चीजों को एक तरह से प्रयास करना कि चीजें सुलझ जाए, ये उन लोगों के साथ हो सकता है जो शांति की बात समझे, जो शालीनता की बात समझे, जो धैर्य की बात समझे। आप जो लोग हैं जो नरसंहार और जिनका मकसद ही है नरसंहार, कत्लेआम, काफिरों को मारना, हिंदुओं को खत्म कर देना, उनके साथ शांति दूत बन के फायदा क्या है? आप किनके साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं? मैच नहीं करती है। आइडियोलॉजी मैच नहीं करती के बाद पाकिस्तान से हिंदू खत्म, पाकिस्तान से तो 5 साल में ही खत्म हो जाएंगे। 10 साल के बाद बांग्लादेश से खत्म हो जाएंगे, अफगानिस्तान से पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो आइडियोलॉजी मैच नहीं करती तो फिर किस बात का लेना देना? दत्ता सर प्लीज कंटिन्यू। विवेक, आप वासुदेव कुटुंबकम की बात आप नेपाल के लोगों के साथ कर सकते हैं, श्रीलंका के लोगों के साथ कर सकते हैं। जिन लोगों का सोच ही तालिबानी सोच है, उनको लेके आप वासुदेव कुटुंबकम करेंगे? पाकिस्तान के लोगों को आप समझाएंगे वासुदेव कुटुंबकम, और बांग्लादेश के लोगों को आप समझाएंगे वासुदेव कुटुंबकम? जो लोग रक्तबीज की सोच रखते हैं, जो महिषासुर की सोच रखते हैं, उनके साथ क्या शांति की बात करना है? आप समय आ गया है कि काइनेटिक एक्शन दिखाने की। कहा पूरा बांग्लादेश तो ऐसा नहीं है विवेक, काइनेटिक एक्शन दिखाने की आवश्यकता है। जिस तरह से वहां पे जो राजनीतिक जो प्रशासन है बांग्लादेश का, आवामी लीग का एक धारा, फिर उसके साथ साथ बीएनपी का एक धारा, जमात का एक धारा, यूनुस तो है ही, और उसके साथ आईएसआई और पाकिस्तान का ये आर्मी, इन सब की मिली भगत है वहां पे, और उसके ऊपर ये छात्र शिविर है। बांग्लादेश आज के डेट में एक खूंखार तालिबानी राज्य बन चुका है, और हम इसको आंख बंद करके शांति की बात नहीं कर सकते। समय आ चुका है कि अभी आर पार की लड़ाई हो जाए। से निकल जाएगा, बंगाल हाथ से निकल जाएगा, मामला हाथ से निकल चुका है, जैसे कि दत्ता सर कह रहे हैं। देखिए विवेक भाई, नहीं, मामला हाथ से नहीं निकला है। मैं देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हिंदू रह गए, मामला अभी भी हाथ से नहीं निकला। देखिए पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से 12 वर्षों में जो 12 वर्ष कह लीजिए, 10 वर्ष भी कह सकते हैं आप, पिछले 10 वर्षों में ही मान लीजिए, जो हिंदुत्व को एक अपनी ताकत मिली है, जो हिंदू को एक उसको मान सम्मान उसका बढ़ा है,
उसको देखिए कोई कंट्री नहीं पचा पा रही है, एक स्वीकार आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, वीर रस के रूप में अगर ले लें कि हमें हमला करना चाहिए, देखिए स्ट्रेटजी जो है ना, आपको प्लानिंग के तहत वहां पर क्या काम करना पड़ेगा। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम जब पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे तो हमें हथियार किसके मिल रहे थे वहां पे? चीन के। किसके हथियार मिल रहे थे? तुर्की के। कौन सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका। आज अगर आप बांग्लादेश पे हमला करेंगे ना, तो आप बांग्लादेश से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यही जो कंट्रियां आप कह रहे हैं सपोर्ट में, कितनी कब सपोर्ट में कंट्रियां थी आप बताइए? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था मात्र 3 कंट्रियां थी जो हमें खुल करके सपोर्ट की, बाकी किसी ने चू से चा तक नहीं किया था। और यही सच्चाई है जब आप जमीन पर जाएंगे। आज अगर आप तो अभी तक आप किस मुकालते में जी रहे थे? कौन आपके सपोर्ट में? नहीं, आप क्या 1971 में आंख नहीं खुली क्या, जब अमेरिका ने आपके खिलाफ अपनी सबसे बड़ी फ्लीट को उतार दिया था? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, नहीं, कौन से मुकालते में जी रहे थे? क्या पूरी दुनिया आपके साथ आ जाती? सर, इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो कौन सा मुल्क मिडिल ईस्ट का उसके साथ खड़ा? देखिए, आपका जो पड़ोसी है, आपको उससे उस तरह से निपटना है कि आपको भी नुकसान ना हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम हमला तो पाकिस्तान पे भी 1 मिनट में कर सकते हैं, बांग्लादेश पे भी कर सकते हैं, यहां नेपाल का जिक्र हुआ, नेपाल भी कभी हमें आके दिखा। अरे भाई, आप लिमिटेड टैक्टिकल ऑपरेशन लॉन्च कीजिए ना। नहीं, आप सुनिए, नहीं, आप लिमिटेड टैक्टिकल ऑपरेशन कीजिए। एक बड़ी स्ट्रेटजी जो सबसे पहले होने जा रही है, आर्थिक रूप से, चूंकि बांग्लादेश जो है वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत है, जो उसका जो है, जो उसके कपड़े जो है लंदन से लेकर के यूएस से लेकर तमाम कंपनियों वहां पर कंट्रियों में बिक रहे हैं, उस पर सबसे पहले वहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जो कि शुरू हो चुकी है। आर्थिक रूप से आतंकवादियों को क्या लेना देना? आर्थिक, सुन लीजिए, पाकिस्तान के आतंकियों को क्या लेना देना? उसके लिए तो पाकिस्तान के फंडिंग को क्या लेना देना? स्ट्रेटजी बता रहा हूं। नहीं तो ये तो बांग्लादेशी मारे जाएंगे बिना मतलब में। आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उसका इलाज क्या है? देखिए, उसका टैक्टिकल ऑपरेशन क्यों नहीं है? उसी का इलाज बता रहा हूं। एक तो मैंने बताया कि जो कार्रवाई आर्थिक रूप से पहले वो जारी है। नहीं, उससे आतंकवादियों को क्या नुकसान हो जाएगा? मैं बता रहा हूं भाई साहब, आपके पास फंडिंग नहीं होगी अगर आतंकवादियों को पैसा पाकिस्तान दे रहा है, एमएफ से लेकर कपड़े से क्या लेना देना? अरे भाई साहब, इंडस्ट्री से क्या लेना देना? पाकिस्तान दे रहा है तो उसके लिए हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं, उस पर काम कर रही है, वो फंडिंग उसको रोकी जा रही है। भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश को पैसे दे रहा है, फंडिंग कैसे रोक लेंगे? नहीं, बिल्कुल रोकेंगे। बात कैसे रोकेंगे? अरे भाई, आप बात तो सुनिए। देखिए, अगर यहां पर आप ये कह रहे हैं कि हम यहां से मिसाइल छोड़े और वो जो है राफेल छोड़ करके बांग्लादेश को उठा दें, मैंने ये कहा, ये कोई तरीका नहीं है ना। तरीका है बांग्लादेश आज की सरकार, सुनिए, आज का भारत जवाब देना जानता है। जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आम नागरिकों पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन उनके सारे सैनिक आतंकवादी जो अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। आप यही जपते रहिए, पूरा का पूरा एम्बेसी जला देते, एक भी एम्बेसी का कर्मचारी जिंदा नहीं रखता वहां पर। सर देखिए, ऐसा है विवेक भाई कि अगर उनकी, आप जपते रहिए शांति, आप उनकी कंट्री के अंदर देखिए बातचीत तो कर नहीं सकते। कोई एक ऐसी सरकार हो जिससे आप वहां पर बातचीत करें तो जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो करें कम से कम। नहीं है ना सरकार, स्थिरता नहीं है बांग्लादेश में, स्थिरता नहीं है। और उस स्थिरता होने के कारण भारत जो है बिना बात के, आप कह रहे हैं अगर भारत अभी कोई कार्रवाई करता है, सबसे पहले यही जो कंट्रियां हैं कूद करके आ जाएंगी, जिनको आप कह रहे हैं सपोर्ट कर रही हैं। तो और क्या, अब क्या करेंगे भाई? हमारे ऊपर 50% का टैरिफ दिया गया ना, तो हमने क्या किया? हमने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया क्या? सेना पर छोड़ दीजिए समय और कार्रवाई करने का, ये सेना तैयार है। सही समय पर हमारी सेना कार्रवाई करेगी, ये पूरे भारतीयों को विश्वास है। दवे सर कुछ कह रहे हैं? दवे सर जी, विवेक जी, जो दुबे जी ने कहा, और दवे सर जी विवेक जी, जो दुबे जी ने कहा और जो कर्नल दिनेश जी ने भी कहा, उसी का एक कंटिन्यूएशन में आगे लेके जाता हूं। तो दर्शकों को ये समझना आवश्यक है कि बांग्लादेश है वो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और नीचे अगर हमारी जो नेवल फ्लीट है, आर्स इज अ ब्लू वाटर नेवी, वो उस मतलब ये समझ लीजिए वो हर तरफ से भारत के चंगुल में, भारत के उस पे पंजों के अंदर घिरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत अगर चाहे तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्शन ले सकता है। और लेकिन अभी हमारा एडवर्सरी कौन है? हमारा एडवर्सरी यूनुस मोहम्मद है, हमारा एडवर्सरी वहां की जमात है, हमारा एडवर्सरी जो डीप स्टेट है वो है। और उनके सामने उनके साथ जो एक्शंस हैं वो उस पे ऑलरेडी काम कहीं ना कहीं पे चल रहा है। लेकिन जो आप और जो दत्ता जी बता रहे हैं कि जो भारत कभी नहीं चाहेगा कि पूरे बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं वो भी ओपनली जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड ले ले, और वो हमारे लिए एक वियतनाम की जैसी स्थिति हो जाए, या फिर जो जिस तरह से यूएसएसआर के लिए अफगानिस्तान की स्थिति हो गई। भारत जो है इस वक्त, क्या श्रीलंका आपके खिलाफ नहीं था?
चीन की गोद में जाके नहीं बैठा हुआ था, पाकिस्तान आपके खिलाफ विवेक नहीं जी, बैठा हुआ है, नेपाल में एक विवेक समय जी, राजशाही शासन चाइना की गोद में नहीं था। ये वक्त जी, बदले, हालात बदल जाएंगे, सिचुएशन बिल्कुल, चेंज होगी। सही बात है। बाकी आप अपने दुश्मनों को ढेर तो कीजिए, मैं ये बस ये कह रहा हूं। नहीं, आई एग्री ऑन दैट, बट ढेर करने के जो तरीके हैं वो, उससे मैं जो है थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं कि जो आप जिसको कह रहे हैं कि ढेर करना और एनहाइलेट करना, और दूसरा जो मेथड है जिसको इकोनॉमिक तरीके से हम उसको जो है पूरा चोक करने का पूरा काम चल रहा है, उसको जो है डिप्लोमेटिकली हम जो है पूरा आइसोलेट कर रहे हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये हो रहा है, और जी। इसका जो है इसके जो है एक सही समय पे उसका एक सही जब मोमेंट आएगा तब वो एक्शन भी अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी ले ली जाएगी। विवेक जी, ठीक है, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। दत्ता सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगा। दत्ता सर कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिएगा प्लीज। देखिए, बैठे जो लोग बंटवारा झेले नहीं है ना, या फिर जो लोग बंटवारा से प्रताड़ित नहीं हुए हैं, बहुत आसान होता है इस तरह की बातें करना। मेरे नानिहाल और मेरे दादा और सब के सब 1946 में एकदम सरेआम भिखारी की तरह आए थे बांग्लादेश से, इस पाकिस्तान से पलायन करके। कत्लेआम मचा था, उन्होंने देखा है बर्बरतापूर्ण जिस तरह से कत्लेआम मचाया गया था। बहुत आसान होता है ऐसे मीठी मीठी बातें करना, हकीकत बांग्लादेश का कुछ और है। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्थिक प्रतिबंध के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाल फिलहाल 50,000 टन चावल क्यों भेजा गया, 21 तारीख को प्याज क्यों भेजा गया बांग्लादेश को? इस पे पाबंदी नहीं लग सकती थी? लग सकती थी। मुझे तो खुशी है कि मेरे पूर्वोत्तर के राज्य के लोग जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं, मेघालय में, आसाम में स्थानीय ठीक है सर, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया कि कट ऑफ ऑल द टाइज विद बांग्लादेश। नैन सर जल्दी से आपका रिमार्क, फिर मैं सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। कि जैसे हम टीवी डिबेट करके इस सब मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना इजी होता। आई थिंक इसके अंदर कूटनीति से लेकर के और आपकी मिलिट्री पावर्स तक बहुत कॉम्बिनेशन में चलता है। और यहाँ पे भारत की सेना या भारत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा होने का भारत की मतलब सेना ये नहीं कमजोर होता है या भारत कि की हम अपनी सरकार कमजोर है। का जो है वो आपका ये रिमार्क लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि हम टीवी डिबेट में मसले हल कर लें। हम टीवी डिबेट मसला हल करने के लिए नहीं करते नैन सर। हम टीवी डिबेट लोगों की ओपिनियन, लोगों के जज्बात रखने के लिए करते हैं। हमें इस देश के लोगों की परवाह है नैन सर। ये देश की फीलिंग जो कहती है, जो बात सामने रखती है, हम उस बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं। हमें भी पता है कि हमारे डिबेट से मसला हल नहीं हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम जो आग लोगों के दिलों में सुलग रही है उसको एड्रेस तो किया जाए। दुबे जी, मेरा तात्पर्य कुछ और है। नहीं सर, कुछ कह रहे हैं इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे में भी वही जज्बा है जो किसी भी एक हिंदुस्तानी के अंदर होगा। शायद मैं 3 लड़ाई लड़ चुका हूं, खून भी कुछ बहाया होगा, तो वो सब कुछ है। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं डिफेंस फोर्सेस की, इस देश की हर एक जनता की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे लिए, सबके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा प्यार है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मैं उसके हिसाब से चीजें रखता हूं। लेकिन आपकी बात से भी मैं सहमत हूं कि फॉरेन एक्शन नहीं लिया जा सकता। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड प्लीज। देखिए, आपने श्रीलंका का उदाहरण दिया। श्रीलंका में चाइना का जो रियल एस्टेट 80% वर्क था, उसके कारण से श्रीलंका आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन बाद में श्रीलंका की हालत क्या हुई? कंगाल हो गया। और आज भारत के पास, मैं वही कह रहा हूं, आप एक्शन लीजिए, बाद में वो देश आएगा आपके पास। नेपाल की हालत भी हुई, वहां के लोगों ने, ठीक है, मैं वही बात कह रहा था दुबे जी, मैं वही बात कह रहा था। रक्षा विशेषज्ञ साहब ने बिल्कुल सही कहा, चैनल पर सॉल्व नहीं हो सकता। चैनल पर तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे थे ना, लेकिन ये चैनल का विषय नहीं है। मैंने कहा ऐसे ऑपरेशन सेना पर छोड़ दीजिए, समय नहीं, चैनल पर घुस के मारे थे का क्या मतलब है? नहीं, चैनल पे घुस के मारे थे क्या मतलब है? आर्मी ने घुस कर मारा, आर्मी ने घुस कर मारा पाकिस्तान में। इस बात को आप कबूल करते हैं कि नहीं? आप आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल चैनल पर बातें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? सौरभ दुबे जी, आपका रिमार्क गलत है, मैं आपसे असहमत हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के साथ और पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, बात मुझे पता है। इंडिया बोल रहा है, मैं फिलहाल इतना वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट। सवाल यह है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। सही जवाब भेजिए 72407 पर व्हाट्सएप पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।